आज जो है बच्चों हाँ बच्चों, सॉरी फॉर द हिंड्रेंस, थोड़ी ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक, तकनीकी बाधा के कारण बच्चों थोड़ी परेशानी आ गई है, तो इस कारण से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। ओके, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमने बड़ी तफसील से, बहुत डिटेल के साथ, बहुत विस्तार के साथ हमने चर्चा की है, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों ये टॉपिक जो है ये 10th क्लास में आप जाएंगे तब भी आपके साथ रहेगा, 12th में जाएंगे तब भी रहेगा, BA MA में जाएंगे तब तक भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो बच्चों हमने बात की थी ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो, याद हुई होंगे बच्चों आपको, ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो। बोले आइए क्या है, ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो, अप डाउन बिटवीन बिसाइड बिहाइंड बिफोर आफ्टर स्लो। उसके आइए बच्चों बताया था आपको मैंने, अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट एट फ्रॉम ऑफ बाई। आगे बोलो। हाँ तो बच्चों, तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने जो प्रीपोजिशन पढ़े थे बच्चों, कल ऑफ वाले के ऊपर चर्चा की थी, और ऑफ वाले प्रीपोजिशन पे जब हम चर्चा करते हैं बच्चों तो 2 प्रीपोजिशंस आर देयर। ये जो ऑफ है इसका मतलब तो काकी क्या होता है, लेकिन बच्चों ये जो दूसरा वाला ऑफ है इसका मतलब होता है, इसका प्रयोग करते हैं आप पृथकता बताने के लिए, इन ऑर्डर टू शो सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब पार्थक्य, सेपरेशन का मतलब अलगाव, सेपरेशन का मतलब जुदाई, दो के बीच में जो जुदाई होती है, दो के बीच में जो अलगाव होता है, उस अलगाव को बताने के लिए, पृथकता को बताने के लिए आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों पहला सेंटेंस लिखना, द राइडर, राइड यानी बच्चों सवारी करना होता है, और राइडर का मतलब सवार होता है। द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। बच्चों सबकी समझ में आ रहा होगा, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स का मतलब यह हुआ कि सवार गिर गया किसके ऊपर से, सवार घोड़े से गिर गया, सवार घोड़े से गिर गया। आगे देखो बच्चों, टेक द कर्टेन, टेक के स्थान पे बच्चों आप रिमूव लिख दो, रिमूव ठीक रहेगा, रिमूव द कर्टेन। रिमूव का मतलब हटा दो, ये लिखो आप इसको, रिमूव द कर्टेन ऑफ द हुक, HOOK, हुक का मतलब कुंदा होता है बच्चों। तो हमने कहा कि जो पर्दा है उस पर्दे को कहां से हटा दो, कर्टेन मैंने पर्दा बताया था आपको, तो हुक यानी जो कुंदा है, पर्दे को कुंदे से हटा दो, पर्दे को कुंदे से हटा दो। निष्कर्ष बच्चों क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि से, ठीक है, पृथकता, पृथकता बताने के अर्थ में, से पृथकता बताने के अर्थ में, ठीक है। तो इस रूप में बच्चों आप देखते हैं कि OFF ऑफ का प्रयोग होता है। सेंटेंस उतारो दोनों, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, सवार गिर गया घोड़े पर से, सवार घोड़े पर से गिर गया। और मैंने कहा बच्चों रिमूव या टेक द कर्टेन ऑफ द हुक, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्टेन है, जो पर्दा है, उस पर्दे को कुंदे से हटा दो, पर्दे को कुंदे पर से हटा दो। तो बच्चों यहां आपने देखा दोनों बार OFF ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऑफ का मतलब तो से होता है, लेकिन बच्चों ये पृथकता बताने के लिए, अलगाव बताने के लिए, अलगाव बताने के अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे वाला प्रीपोजिशन है बाई, BY बाई।
बाई का मतलब बच्चों आपको जब एक्टिव से पेशिव मैंने पढ़ा है तो बच्चों कई बार बाई का प्रयोग हुआ था। देखो बी वाई बाई, बाई का मतलब क्या होता है, बाई के अलग अलग अर्थ होंगे, मैं एक एक बताऊंगा आपको। एक सेंटेंस तो बच्चों आप ये लिखो, शी इज स्टैंडिंग बाई द विंडो। देखो बच्चों, शी इज स्टैंडिंग बाई द विंडो, यहां बच्चों इसका मीनिंग ये हो गया कि वह खिड़की के पास खड़ी है, तो बाई का मतलब हो गया के पास या के निकट। शी इज स्टैंडिंग बाई द विंडो यानी वह खिड़की के पास खड़ी है। बच्चों सेंटेंस सुधारो और समझो कि बाई का मतलब क्या है यहाँ पर। शी इज स्टैंडिंग बाई द विंडो अर्थात वह खिड़की के बिल्कुल पास में खड़ी है। तो बच्चों बाई का मतलब क्या देखा आपने, बाई का मतलब होगा के पास या के नजदीक या के निकट वगैरह वगैरह। आगे देखो, रावण वाज किल्ड बाई राम, ये पेशी हुई थी बच्चों, यदि रावण को राम के द्वारा मारा गया। यहां बच्चों इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया के द्वारा, रावण को राम के द्वारा मारा गया। आगे देखो बच्चों, मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन्स। प्लेन का मतलब बच्चों हवाई जहाज से है, एरोप्लेन से है। मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन्स का मतलब मंत्री लोग जो होते हैं बच्चों वो साधारणतः प्लेन या जो विमान होता है, वायुयान होता है, उससे यात्रा करते हैं। सेंटेंस बन गया बच्चों, मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन्स। उसी तरीके से बच्चों मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपको जाना है तो आप ट्रेन से जाना, तो मैं कहूंगा क्योंकि ट्रेन में क्या बच्चों किराया भी कम लगता है, तो मैंने आपको कहा कि यू शुड, और जल्दी पहुंचते हैं हम लोग, यू शुड गो बाई ट्रेन बोला बच्चों मैंने, यू शुड गो बाई ट्रेन, यू शुड गो बाई ट्रेन, ये मैंने बोला। अब बच्चों अगर आपने सेंटेंस उतार लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारे तो जल्दी उतारो। पहला सेंटेंस है शी इज स्टैंडिंग बाई द विंडो, वो खिड़की के करीब या खिड़की के पास या खिड़की के नजदीक या खिड़की के निकट खड़ी है। ओके, आगे वाला रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया। तीसरा सेंटेंस है मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन्स, यानी जो मंत्री होते हैं वो साधारणतः विमानों से यात्रा करते हैं, विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। यू शुड गो बाई ट्रेन का मतलब ये हुआ, शुड का मतलब होता है बच्चों चाहिए। मॉडल के अंदर ये चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, और स्वयं के हित में दी गई सलाह में चाहिए के अर्थ में अंग्रेजी में शुड मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। कॉमन ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, साधारण कर्तव्य का बोध कराने के लिए आप शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं, और मॉरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप ought to मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों अगर ऑप्शन में ought to नहीं होता है तो उसके स्थान पर शुड आ सकता है, और ऑप्शन में शुड नहीं होता तो उसके स्थान पर ought to आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुड एंड ought to आर इंटरचेंजेबल मॉडल्स। ये चीज तो बच्चों मैंने मॉडल्स में क्लियर भी की है आप लोगों को। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं बच्चों, इन चारों वाक्यों का सारांश हमारे पास में यह है। नंबर एक बात तो यह है बच्चों कि बाई का प्रयोग आप किस अर्थ में करते हो। नंबर एक तो बच्चों बाई का प्रयोग के पास या के निकट के अर्थ में किया जाता है। ओके, दूसरी बात क्या होती है बच्चों, जब आप किसी सेंटेंस का एक्टिव से पेशिव बनाते हैं, जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो आपने कहा रावण वाज किल्ड बाय राम, तो बच्चों आपने क्या किया कि रावण ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आए। क्लियर है, ये हो गया वाज किल्ड। और इसे कहेंगे बच्चों बाई प्लस एजेंट। ये जो कर्ता है बच्चों, ये कर्ता एक्चुअली पेशिव वॉइस में आकर के अभिकर्ता का रूप धारण कर लेता है। जब आप सब्जेक्ट का प्रयोग बाई प्रीपोजिशन के बाद करते हैं तो बच्चों आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, और सब्जेक्ट बिकम्स एजेंट, तब आपका सब्जेक्ट एजेंट बन जाता है, तब आपका कर्ता अभिकर्ता बन जाता है। निष्कर्ष बच्चों सिर्फ यह है कि पेशिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले सामान्यतः बाई का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा मैंने, निष्कर्ष बच्चों यह है कि पेशिव वॉइस पीवी, पीवी में क्या होता है बच्चों, ये देखो ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पहले
साधारणतः बाई का प्रयोग करते हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि बाई के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग भी होता है। वो मैंने जब आपको एक्टिव से पेशिव पढ़ाई थी तो क्लियर भी किया था। और बच्चों आपको उदाहरण दिया था, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। इसका पेशिव वॉइस बनेगा यू आर नोन टू मी। इसका पेशिव वॉइस ये नहीं बनेगा कि यू आर नोन बाई मी। आप समझ रहे हैं? मैं समझाना चाहता हूं, सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर देयर, सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय सम पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, जो कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जो विशेष प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, या विशेष प्रीपोजिशन हमें उनके पीछे अनिवार्य रूप से आता है। क्लियर? ओके। तो बच्चों आपने देखा कि मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाय प्लेन्स, ये आपको समझ में आया। तो पहला अनुवाद तो पहला तो बच्चों मैंने ये बताया कि जो बाई प्रीपोजिशन है बच्चों, उसका प्रयोग के पास के अर्थ में किया जाता है। दूसरी बात बच्चों आपको ये बताया कि पेशिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले साधारणतः बाई का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात बच्चों, जो यात्रा के साधन होते हैं, क्या बोला मैंने? यात्रा के साधनों के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे जर्दी बाई बस, जर्दी बाई ट्रेन। उसी तरीके से जर्दी बाई बस आ गया, जर्दी बाई ट्रेन आ गया, बाई कार भी होता है। परंतु बच्चों तीन शब्द थोड़े स्पेशल है, इनको जरा ध्यान से देखो। आप जब यात्रा करते हैं बच्चों, और जब आप पैदल पैदल चलते हैं तो बाई फुट नहीं होता। क्या नहीं होता? ये देखो, बाई फुट नहीं होता। इसके स्थान पर बच्चों ऑन फुट बोलना चाहिए। एक बात? ओके। उसी तरीके से बच्चों बाई हॉर्स बैक नहीं होता। घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के आप सवारी कर रहे हैं तो बाई नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन हॉर्स बैक आएगा। दूसरा समझ में आ गया है? और तीसरा बच्चों क्या होता है, आप बोलते हैं बाई और बाई साइकिल, तो ऐसा बोलना गलत होता है बच्चों। क्या बोलना चाहिए? ऑन बाई साइकिल। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि जनरली जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके पहले आप बाई का प्रयोग नहीं करके ऑन का प्रयोग करते हैं। और हमारे पांव जो है बच्चों, जब हम पैदल पैदल चलते हैं, हमारे अपने पांव पर चलते हैं, तो ये तो टू व्हीलर ही है। टू व्हीलर से मतलब अपनी दो ही तो टांगे हैं। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि उसको बाई फुट नहीं करके ऑन फुट कहना चाहिए। फिक्स है बच्चों, ऑन फुट होता है। उसी तरीके से ऑन हॉर्स बैक होता है, और उसी तरीके से ऑन बाईसाइकिल होता है। लेकिन बच्चों जर्नी ऑन ट्रेन नहीं होता, जर्नी बाई ट्रेन होता है, जर्नी बाई प्लेन होता है, जर्नी बाई शिप होता है, जर्नी बाई बस होता है। और शी केम बाई कार और शी केम इन ए ब्लैक कार। तो बच्चों क्या होता है कि कार शब्द है, उसके पहले तो आपको साधारणतः बाई का ही प्रयोग करना चाहिए। परंतु बच्चों अगर कार के पहले कोई विशेषता आ गई है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शी केम इन ए ब्लैक कार, अर्थात वो किसी कार में बैठ के आई, वो ब्लैक कार में बैठ के आई। तो बच्चों जो बाई वाला फंडा है ये आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर किया जा चुका है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे वाला प्रीपोजिशन चलेगा बच्चों कौन सा? विद। ओके, देखो बच्चों विद के बारे में लिखो बच्चों, WITH विद। क्या अर्थ होता है विद का, हम बात करेंगे, उदाहरण से अपनी बात को क्लियर करेंगे। तो बच्चों पहले हम एग्जांपल देंगे आपको, और एग्जांपल्स के आधार पर हम वी विल ड्राइव सम कंक्लूजन, हम उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन या कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, मेरा मतलब ये हुआ कि हम पहले उदाहरण और बाद में नियम, हम आगमन पद्धति से पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति से पढ़ रहे हैं? हम आगमन पद्धति से पढ़ रहे हैं। पहले हम उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद में उसका नियम बना रहे हैं, स्वयं नियम बना रहे हैं, स्वयं निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये हमारा इंडक्टिव मेथड है। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा अच्छा है पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से। तो मैंने बोला आपको कि आप लिख सकते हैं यू हैड बेटर, यू हैड बेटर to stay with me, you had better to stay with me for a few days. You had better to stay with me for a few days. सेंटेंस डाल लो बच्चों। दूसरा सेंटेंस, I wrote this exercise with a pilot pen. तीसरा सेंटेंस,
रमेश killed the snake. Ramesh killed the snake with a stick. With a stick. Ramesh killed the snake with a stick. Bhima attacked on Duryodhana with a club. ओके बच्चों, प्लीज राइट डाउन द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस उतारिए. आप उतार भी रहे होंगे, उतार लो सेंटेंसेस. हाँ तो बच्चों, आपका पहला सेंटेंस है यू हैड बेटर टू स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज. इसका हिंदी अनुवाद यह होगा कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरें. आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ एक दिन मेरे साथ ठहरें. ओके. दूसरा सेंटेंस, आई रॉट दिस एक्सरसाइज विद ए पायलट पेन. इस एक्सरसाइज को बच्चों मैंने पायलट पेन से लिखा है. इसका मीनिंग है आगे वाला, रमेश किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक. रमेश ने सांप को एक डंडे से मारा. रमेश ने सांप को एक डंडी से मारा. ओके. और अंतिम सेंटेंस है बच्चों, भीमा टेक्ड ऑन दुर्योधना विद ए क्लब. भीम ने दुर्योधन के ऊपर गदा से प्रहार किया. गदा से नहीं किया बच्चों, गदा से किया है. गदा का मतलब दवात वाला आएगा इसमें, और धनुष वाला गदा नहीं है. गदे से प्रहार होता भी नहीं है. मैं गदा बोल रहा हूं, गदा. गदा को अंग्रेजी में क्लब कहते हैं. अच्छा बच्चों, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ के देखो, हम 2-3 बातों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं. निष्कर्ष नंबर 1, प्रीपोजिशन से संबंधित बात तो मैं आपको थोड़ा ठहर के बताऊंगा. पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यह है, अगर किसी सेंटेंस में देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, दत्तचित्त होकर के देखो, प्लीज कंसंट्रेट. मैंने ये कहा कि अगर बच्चों किसी सेंटेंस में हेड बेटर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद अगर वर्ब आ रही है और उसके पहले टू दिया हुआ है, तो बच्चों उस टू को हमेशा काट देना चाहिए. निष्कर्ष यह है कि सेंटेंस में अगर हेड बेटर आया है तो बच्चों उसके बाद जो वर्ब आएगी वो बच्चों बेयर इन्फिनिटिव होगी. कैसी वर्ब होगी? है बेयर इन्फिनिटिव. लेकिन बच्चों जब भी मैं बेयर इन्फिनिटिव बोलूं तो आप थोड़ा डर भी जाते होंगे कि पता नहीं कोई कैसी वर्ब है. तो आपको डरना नहीं है. आप सिर्फ उसको यह समझ लो कि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कुछ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बस. उसके पहले टू नहीं आ सकता. अगर टू आ रहा तो टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव होता है. लेकिन बच्चों अगर टू नहीं आ रहा तो वो होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, या आप उसको कह सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव. तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला? देखो, पहला तो हेड बेटर के बाद में टू नहीं आ सकता. यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज. आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरें. कुछ दिन मेरे साथ ठहरें. यहां बच्चों आपने एक चीज ये भी देखी होगी. देखो, मैं आपको हिंदी में क्या बोल रहा हूं. देखो, गौर से देखो. मैं आपको हिंदी में कह रहा हूं कि आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरें. और बच्चों सभी लोग जानते हैं कि जब मैं ये कहता हूं कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरें तो मेरे को अंग्रेजी में माई कहते हैं. लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पर मी का प्रयोग किया है, फिर भी मैंने माई का प्रयोग नहीं किया. ऐसा बच्चों मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, कई बार आपको समझाया है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है बच्चों तो उसका हिंदी में अनुवाद चाहे मेरे करो चाहे मुझे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आया है तो बच्चों वह हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए. क्या कहा मैंने? उसने मेरी मजाक उड़ाई. मैं अंग्रेजी में कहता हूं शी लाफ्ड एट माई. नहीं बच्चों, माई नहीं आएगा क्योंकि एट आ रहा है. एट आ रहा है इसलिए माई को काट के मी करना पड़ेगा. शी लाफ्ड एट मी. शी लाफ्ड एट मी का मतलब उसने मेरी मजाक उड़ाई. निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों यह निकला कि प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ए प्रोनाउन. निष्कर्ष यह निकला कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो बच्चों न तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आ सकता है न वह सब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है. वह तो बच्चों हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी आएगा मी हो जाएगा. उसी तरीके से बच्चों वी का बताओ अस हो जाएगा. याद करना है, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको. उसी तरीके से बच्चों यू का क्या होगा? यू का बताओ. यू का यू ही होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे होते हैं. उसी तरीके से ही का बताइए. ही का ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, ही जो गया हिम होगा.
ही का ऑब्जेक्ट बच्चों हिज नहीं होगा, हिज तो उसका पजेसिव होता है, आप लोगों को आता होगा। ही का ऑब्जेक्ट तो हिम होगा, और शी का ऑब्जेक्ट बच्चों हर होगा, और शी का पजेसिव भी हर होगा। शी का पजेसिव और शी का ऑब्जेक्ट दोनों हर होंगे। और जो दे है बच्चों, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि दे का पजेसिव बताओ तो देर बताना पड़ेगा। देर THER ही नहीं, THEIR बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ओके। तो बच्चों यह मैंने बताया आपको कि यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज, आपके लिए ज्यादा अच्छा कि आप कुछ एक दिन मेरे साथ ठहरे। मुद्दे की बात बच्चों ये है कि जो विद है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है बच्चों के साथ, मेरे साथ यानी मुझके साथ। तो मुझके साथ तो अपन बोलते नहीं बच्चों, मुझको मेरे बना देते। वह के साथ नहीं बोलते, हम उसके साथ कर देते हैं। वे के साथ नहीं बोलते, हम उनके साथ कर देते हैं। तो निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज का मतलब ये हुआ कि विद एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम के साथ के अर्थ में करते हैं। आई रॉट दिस एक्सरसाइज विद ए पायलट पेन का मतलब ये हुआ कि बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज को किससे लिखा? मैंने इस एक्सरसाइज को पायलट पेन से लिखा। से बच्चों हिंदी में देखो, कर्ता ने, कर्म ये को, ये दोनों तो बच्चों अंग्रेजी में होते ही नहीं है। ने नहीं होता, को नहीं होता, ये तो हम अपने दिमाग से जो है इसको बाहर से लाते हैं। कई बार बताया मैंने आपको कि राम किल्ड रावण, इसका अर्थ बच्चों ये नहीं होगा कि राम रावण मारा, इसका अर्थ ये होगा राम ने। अब आप कहोगे ने किधर है? ने इधर से लाना पड़ता है, दिमाग से लाना पड़ता है, ये डिस्क्रिप्शन से लाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में जो बच्चों ये जो विभक्ति है जिसे आप प्रसर्ग कहते हैं, ये प्रसर्ग अंग्रेजी में नहीं पाया जाता। तो बच्चों ये दिमाग से निकालना पड़ता है। आपको पता है जब किसी का नाम मोतीलाल लिखा होता है, MOTILAL, तो हम उसे मोतीलाल नहीं पढ़ते, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम उसे मोतीलाल पढ़ते हैं, हम उसे मोतीलाल नहीं पढ़ते। उसी तरीके से जब आप KAMAL लिखा पढ़ते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बच्चों आप उसको कामल नहीं पढ़ते, आप उसको कमाल भी नहीं पढ़ते। आप जानते हैं कि वो कमली होगा तो आप उसे कमली पढ़ते हैं। बाकी बात करूंगा बच्चों आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। ओके। हाँ तो बच्चों ये समझा रहा था आपको कि यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज का मतलब तो क्या हो गया? के साथ। और बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेजी में क्या नहीं होता? ने नहीं होता। जैसे राम किल्ड, तो आप खुद ही कहोगे कि राम ने, अपने दिमाग से बोलोगे आप, ने तो होता नहीं है, आप ही निकालोगे। उसी तरीके से मैंने कहा कि राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को भी आपको अपने दिमाग से लाना पड़ेगा। ने और को, कर्ता ने, कर्म को अंग्रेजी में नहीं होते, लेकिन कर्ण से होता है। क्या होता है बच्चों? ये देखो करण, ये जो करण है बच्चों, ये जब भी मैं कर्ण बोलता हूं तो बच्चों आप इसको उपकरण समझें। जब भी हम कर्ण बोलते हैं तो आप इसको बोले उपकरण समझें, इसको यंत्र समझें, इसको कोई साधन समझें। तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि विद का प्रयोग बच्चों 2 अर्थों में किया जाता है, एक तो के साथ और एक होता है बच्चों से। कौन सा से? कर्ता ने, कर्म को, करण से। करण माने उपकरण से। जब भी आप पेन से लिखते हैं तो पेन एक उपकरण है,
तलवार से मारते हैं तो विद ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड इन तलवार होता है। पेन से लिखते हैं विद ए पेन, ओके, विद ए पेन। तो आपने देखा बच्चों विद ए स्वॉर्ड होता है, विद ए पेन होता है, विद ए स्टिक होता है। देखो ये वाला सेंटेंस क्या, रमेश किल्ड द स्नेक, रमेश ने सांप को मारा। देखो बच्चों रमेश, बोर्ड की तरफ देखना, रमेश ने नहीं था, कहीं भी नहीं है, ये तो अपने दिमाग से लाया हूं, आपको भी लाना पड़ेगा। रमेश किल्ड द स्नेक, रमेश किल्ड द स्नेक, यानी रमेश ने मारा किसको, स्नेक को। ये को भी बच्चों अपने दिमाग से लाना पड़ेगा। और विद का मतलब होता है बच्चों से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, और ये करण है, करण का मतलब उपकरण है, उपकरण क्या है, स्टिक। तो रमेश ने सांप को लकड़ी से मारा, रमेश ने सांप को लकड़ी से मारा। ओके, तीसरा सेंटेंस है बच्चों, भीमा अटैक्ड, भीम ने अटैक किया किसके ऊपर, ऑन दुर्योधना। यहां ऑन को काटना पड़ेगा, कई बार समझाया है अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कई बार समझाया है कि अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए बच्चों आपको लिखना पड़ेगा भीमा अटैक्ड दुर्योधना विद अ क्लब। भीम ने, देखो बच्चों भीमा ने, ये ने अपने दिमाग से लाना पड़ेगा। भीम अटैक्ड दुर्योधना, दुर्योधन को, ये भी बच्चों अपने दिमाग से लाना पड़ेगा। और विद का मतलब होता है से, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। भीम ने दुर्योधन को किससे मारा होगा, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकल गया है देखो कि विद एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। नंबर एक, इसका अर्थ होता है बच्चों के साथ, ठीक है, के साथ तथा से, खास तौर पे कौन से अर्थ में, उपकरण या यंत्र के साथ, उपकरण या यंत्र के साथ से के अर्थ में क्या करते हो बच्चों, आप विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो। उतार लो, और अगर उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। आगे चलेगा बच्चों कौन सा, फॉर। पहला सेंटेंस, आई बॉट, लिखना लिखना चालू रखो, आई बॉट दिस बुक, मैं इस किताब को खरीद कर लाया हूं। आई बॉट दिस बुक, मैंने किताब खरीदी है। फॉर माई ब्रदर, ये किताब मैं अपने भाई के लिए खरीद कर लाया। उतारो बच्चों, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। दूसरा सेंटेंस देखो, द presents are for I and you. The presents are for I and you. आगे देखो बच्चों, he will vote for बीजेपी, वो बीजेपी को वोट देगा। ओके, इट इज रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही है। दे आर प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम, they are preparing of the exam for long.
ओके बच्चों, उतार लो, उतार लो आप। कोई स्पेलिंग अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो मैं उच्चारण करके आपको सारी चीजें बताता हूं। पहला सेंटेंस है बच्चों, आई बॉट। आप सभी बच्चों, आप सभी जानते हैं BUY, बाई यानी खरीदना होता है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है बाई बॉट, बॉट आपको याद होनी चाहिए। आई बॉट दिस बुक, मैंने ये किताब खरीदी है, मैंने ये किताब खरीदी है, नहीं है ये किताब मैंने खरीदी, क्योंकि बच्चों अगर है बोलूंगा मैं तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस बन जाएगा, और आप जानते हैं ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसलिए मुझे यही बोलना पड़ेगा कि आई बॉट दिस बुक, यानी मैंने ये किताब खरीदी, फॉर माई ब्रदर, ये किताब मैंने अपने भाई के लिए खरीदी। द प्रेजेंट्स आर फॉर आई एंड यू, ये तोहफे, ये सौगातें, ये नजराने, ये तुम्हारे लिए हैं और मेरे लिए हैं। ही विल वोट फॉर बीजेपी, वो बीजेपी के पक्ष में वोट देगा, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा। इट इज रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही है। और बच्चों आगे सेंटेंस है, दे आर प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम फॉर लॉन्ग, वो काफी लंबे समय से बच्चों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और नीचे बच्चों मैंने लिखा प्रिपेयर, और आगे कुछ नहीं लिखा। आगे बच्चों मैंने लिखा वेट, और आगे कुछ नहीं लिखा। और आगे बच्चों मैंने लिखा वोट, और आगे कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो तो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब बच्चों पहले सेंटेंस पे आएंगे, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, मैंने ये पुस्तक अपने भाई के लिए खरीदी। ध्यान से सुनना, ऐसे मत बोलना कि ये पुस्तक मैंने अपने भाई के लिए खरीदी है, क्योंकि बच्चों अगर किसी वाक्य के अंदर में है आ जाता है ना, है या हूं, तो बच्चों वो पास्ट का सेंटेंस नहीं रहता, वो प्रेजेंट का हो जाता है, तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका अनुवाद ये करते हो कि ये किताब मैंने अपने भाई के लिए खरीदी है, तो बच्चों इंग्लिश ये बनेगी, आई हैव बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। आई हैव बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, पर मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने तो ये बोला आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। तो अनुवाद तो बच्चों क्या होगा, अनुवाद तो ये होगा ना, मैंने ये किताब अपने भाई के लिए खरीदी। समझ में आ रहा है? ये दी का मतलब ये हुआ, मैंने टेंस में आपको क्लियर किया होगा कि अंत में आना चाहिए आ ई ए की आवाज। जैसे राम ने रावण को मारा, आ की आवाज आ गई है। उसी तरीके से मैंने कहा कि वह रोपड़ी, ए की आवाज आ गई है। उसी तरीके से मैंने कहा कि वह उसने लगा, आ की आवाज आ गई है। और अब कह रहा हूं कि आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, ये किताब मैंने अपने भाई के लिए खरीदी, ये की आवाज आ गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ नहीं बच्चों, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, द प्रेजेंट्स, देखो बच्चों प्रेजेंट यानी क्या होता है, उपस्थित होना। ओके, जब वर्ब के सेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, दिख नहीं रहा होगा है ना। तो प्रेजेंट का मतलब तो बच्चों उपस्थित होना होता है अगर वर्ब के सेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं तो। लेकिन जब बच्चों आप प्रेजेंट का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब होता है एंडोमेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा, जिसको आप कहते हैं सौगात वगैरह वगैरह, ठीक है। तो द प्रेजेंट यानी ये सौगातें, ये उपहार, आर बहुवचन है तो अर्थ आएगा, आर फॉर मी, आर फॉर आई एंड यू। तो बच्चों इसमें पहला करेक्शन तो ये होगा, आप इस बात को जानते हैं कि फॉर एक प्रीपोजिशन है, और बच्चों फॉर एक प्रीपोजिशन है तो पक्का मान के चलिए इसके बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो थोड़ी देर पहले बताया मैंने अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, फॉर मी एंड यू। अब ठीक है, फॉर मी एंड यू इसलिए ठीक है बच्चों क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट तो मी होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसलिए यहां तक तो ठीक है। पर बच्चों इसमें एक करेक्शन और रह गया है, वो ये है कि आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी गई है। जब भी बच्चों 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका ऑर्डर ये रहता है, ये ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, और सेकंड पर्सन के बाद बच्चों थर्ड पर्सन आएगा, और थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसमें क्या लेना पड़ेगा, ये सेकंड पर्सन, देखो ये तो सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो बच्चों होना ये चाहिए कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, यू आ गया, ओके, उसके बाद एंड आ गया। अब कायदा तो ये कहता है कि थर्ड पर्सन लाए, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करो बच्चों, आई को उठा के इधर लाओ, और आप जानते हो आई का तो मी बना दिया मैंने, इसलिए शुद्ध तो बच्चों ये वाला बना है जो मैंने गोले में किया है। देखो द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, यानी ये तोहफे, ये उपहार तुम्हारे लिए और मेरे लिए हैं। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, यानी ये तोहफे या ये उपहार तुम्हारे लिए और मेरे लिए हैं। और आइए वाला ही विल वोट फॉर बीजेपी, ही विल वोट फॉर बीजेपी वाले सेंटेंस को गौर से देखो बच्चों, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा। पहली बात तो बच्चों वोट फॉर होता है, वोट फॉर होता है हमेशा। हम कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे तो को बोलते हैं, को के लिए नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम को बोलते हैं बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन बच्चों अंग्रेजी में उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है, जिसका मीनिंग होता है के पक्ष में, हम बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है।
ओके, हालांकि मेरा उद्देश्य किसी पार्टी का प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बच्चों आपको केवल प्रसंगवश जो है बातें क्लियर कर रहा हूं, है ना। ओके, तो आइए आपको देखना पड़ेगा, ही विल वोट फॉर बीजेपी, ही विल वोट फॉर बीजेपी। बच्चों एक करेक्शन ये भी रह गया है कि बीजेपी इज द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या कहा मैंने? बीजेपी, सिंस बीजेपी इज द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, इसलिए उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आपको बच्चों मैंने आर्टिकल के बारे में कई बार बोलते बोलते समझाता भी रहता हूं कि ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे बच्चों यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है तो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों सार्क, SAARC, ठीक है, दक्षेश, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, दक्षेश हिंदी में कहते हैं, ठीक है बच्चों। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू में बताते हैं 1985 में वो एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया भी कहते हैं उसका एक मेंबर है। तो ये तो बच्चों जीके की बातें हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सार्क इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसके पहले भी द सार्क आएगा। उसी तरीके से यूएनओ है तो यूएनओ के पहले क्या आएगा बच्चों? द आएगा। तो आप समझ गए ना, पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण आपको इसके पहले द लगाना पड़ेगा, आपको इसके पहले द लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं, ही विल वोट फॉर द बीजेपी, अर्थात वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा। चीज क्लियर हो चुकी है? ओके बच्चों, तो यहां इसका मतलब के पक्ष में है। और इट इज रेनिंग फॉर 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो बच्चों आप देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, और यही क्यों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। और बच्चों केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों, परफेक्ट टेंस में भी ऐसा होता है कि समय या अवधि दी हुई होती है। तो बच्चों आप क्या करते हो? पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हो। लेकिन बच्चों सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हो, ठीक है तो बोल रहा हूं, परंतु पीरियड ऑफ टाइम के पहले आप फॉर का प्रयोग करते हो, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हो। तो देखना, ही विल वोट फॉर द बीजेपी, इट इज, इस को काट के क्या करना पड़ेगा बच्चों? आगे टाइम दिया हुआ तो इट हैज बीन, इट हैज बीन, क्योंकि बच्चों अगर आगे सिंस या फॉर के बाद समय अवधि दी हुई होती है और वाक्य अगर आपको कंटिन्यूस में दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उसको काट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ। और बच्चों अगर वो पास्ट कंटिन्यूस में दिया हुआ तो उसको काट के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ। यानी वो जिस टेंस के कंटिन्यूस में दिया हुआ है उसे उसी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा? आगे वाला बच्चों, दे आर प्रिपेयरिंग, तो बच्चों यहां क्या करोगे? पहली बात तो दे हैव बीन, वजह क्या है? वजह बच्चों आगे आ रहा फॉर लॉन्ग। और दूसरी बात बच्चों, प्रिपेयर एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद में ऑफ का प्रयोग नहीं होता, फॉर का प्रयोग होता। वाक्य बन गया दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। देखो बच्चों, एक तो शुद्ध ये है जो मैंने गोले में किया, ध्यान देना, और बच्चों एक शुद्ध ये है जो मैंने गोले में किया है। तो आपका वाक्य बन गया दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर लॉन्ग, अर्थात वो बड़ी मुद्दत से अर्थात बड़े लंबे समय से वो क्या कर रहे हैं? वो तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? वो आगामी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखना पड़ेगा बच्चों, ये बच्चों मैंने इसलिए लिखा है, प्रिपेयर के बाद हमेशा फॉर आता है, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, और वोट के बाद भी बच्चों हमेशा फॉर आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने जाना कि फॉर तक की बात हमारे बीच में हो चुकी है। अब बच्चा मात्र एक प्रीपोजिशन सिंस, तो उस प्रीपोजिशन के बारे में तो मैंने आपको पहले थोड़ा कुछ बता रखा है, पर बच्चों एक क्लास में प्रीपोजिशन के ऊपर और लेना चाहूंगा। उसकी वजह यह है, बात सिंस की नहीं है, सिंस तो मैं भी 2 मिनट में समाप्ति हो जाएगा, परंतु हमें बच्चों कुछ ऐसे पेश भी आपको बताने हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके खास तौर पे जिनके बाद में कोई प्रीपोजिशन आता नहीं है और आप प्रीपोजिशन लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी शब्द के बाद में आप प्रीपोजिशन लगाते गलत हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रिपेयर ऑफ द एग्जाम नहीं होता, परीक्षा की तैयारी, तो बच्चा यही तो समझेगा का की के लिए गुरुजी ने ऑफ बताया था। तो अगर बच्चा ऑफ का प्रयोग कर रहा है तो गलत कहां कर रहा है? वो तो सही कर रहा है। परंतु बच्चों टीचर अगर नहीं बता रहा तो टीचर गलत है, बच्चा तो अपनी जगह सही है ना। तो मैं जो है अपनी गलती को दुरुस्त करने के पर्पज से हम इस पे क्लास और लेंगे, और बाकी बात बच्चों आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार।